बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी DSR का रिवीजन सेशन है और उसका फर्स्ट डे है। मैंने ना बिल्कुल बेसिक कुछ बुनियादी बातें आपके साथ करनी है, फ्रॉम द स्क्रैच लेके चलूँगा। और मेरा मानना है और मेरा बिलीव है कि अगर एक बच्चा इन दिनों तरीके से इस सब्जेक्ट को लेके चले तो पास हो जाएगा। किन चीज़ों से पास होना है और किन चीज़ों से पास होने में प्रॉब्लम आती है, ये सारी डिस्कशन हमने पहले 20 मिनट मैंने इसके लिए रखे हुए। क्योंकि जो चैप्टर्स मैंने आज के प्लान में रखे ना, ये चैप्टर्स को बहुत लेंथी नहीं है। इसकी ये वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यार ये सब्जेक्ट क्या है और आपने इसको पकड़ना कैसे है। मैंने क्या ऑब्जर्व किया पिछली बार, मैंने कैसे पढ़ाया, अल्लाह ताला ने मेरे स्टूडेंट्स को मेरिट भी दे दिया और उस पेपर के आने के बाद आज की अंडरस्टैंडिंग क्या है, बच्चे क्या गलती कर रहे हैं, उन्हें कैसे अपने आप को ठीक करना है, ये सारे पहलू हैं जिन पर हमने बात करनी है। और तरीके से अच्छे से बातों को समझिएगा, नोट कीजिएगा। और आज भी अगर आप अपनी डायरेक्शन बदल लें, डायरेक्शन ठीक कर लें, तो अभी बहुत मुनासिब टाइम है इस पेपर को कवर करने के लिए और इंशाल्लाह बहुत आसानी से इसको कवर कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी इंट्रोडक्शन अपना क्या ही दें, बस पढ़ा रहे हैं और 11 साल से पढ़ाना ही आता था, पढ़ा ही रहे हैं और कैफ लेवल पर भी पढ़ा रहे हैं, CFAP लेवल पर भी पढ़ा रहे हैं, ICAP में भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के मेरिट भी आ रहे हैं। जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो फिर यही करेंगे ना, और नई चीज़ को क्यों छेड़छाड़ करेंगे। सर समझ आ रही है? तो बस इतनी सी बात है, इस पर हम बात नहीं करते। हाँ, 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। सब्जेक्ट की नौयत पता आप सबको है, लेकिन मेरे एंगल से चीज़ों को देखना शुरू करें, आपको फ़र्क फील होगा। सर जी 6 चैप्टर्स हैं। पहले डेटा से रिलेटेड कितने मार्क्स का पेपर आना है? 35 से 45। सिस्टम 30 से 40, रिस्क 20 से 30%, ये वेटेज है। इतने मार्क्स का पेपर इस एरिया से आना है। ये तो दिया ICAP ने एक बयान, आपने देख लिया, आपको बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं आपको सही रियल बात करने लगा हूं। सर ICAP के पेपर में उसने एक्चुअल में क्या किया, ये बात आपके लिए ज्यादा रेलेवेंट है और इसको जरा तसल्ली से देखना है। ICAP ने कहा 35 से 45 मार्क्स का आएगा पहले 6 चैप्टर्स में से, और जब उसको देखा गया तो एक्चुअल में 39 मार्क्स का इस 6 चैप्टर्स में से आया है। दूसरे नंबर पे सिस्टम की बात कर लीजिए, और सिस्टम के बारे में ICAP कहते हैं 30 से 40%, और कितने मार्क्स का एक्चुअल में पेपर आया है? 33%। और तीसरे नंबर पे रिस्क की बात कर लीजिए, रिस्क में से कितने मार्क्स का है? 20 से 30 मार्क्स का था और आया 28 मार्क्स का, यानी एग्जैक्टली ICAP ने जो ग्रिड कहा उसको फॉलो किया। यार वो एक ना बात होती है, कभी हम बाजार से रोटी लेने जाते हैं ना, तो मुझे अब्बू की आवाज़ आती है, बेटा उसको कहना ज़रा छांड के लो आई। छांड के का मतलब है फैला के ज़रा लगवाना रोटी। ये पेपर में ज़रा गौर करें तो आपको सिवाय चैप्टर 13 के कोई एक भी चैप्टर ऐसा नहीं जिसमें से सवाल ना आया हो। इसका मतलब है कि वो पूरा उसने फैला के हर चैप्टर को टेस्ट किया है, उसने हर चैप्टर को टेस्ट किया है। तो भाई इसका मतलब और इसका मकसद ये है कि ऐसा नहीं है कि आप मुझे कहे, यकीन करें मुझे मैसेज आने भी लग गए हैं। एक तो होता है ना कि पेपर के करीब बच्चे पूछते हैं, वो आज भी पूछने लग गए कि सर वो 20-25 इंपॉर्टेंट सवाल बता दें, को 5-6 चैप्टर ऐसे बता दें जिसमें से सवाल आना है। तो सर आप एक बार जरा पास पेपर को देख लें
और फिर उसके बाद ये वाली बात करें कि क्या इस पास पेपर्स और इस पैटर्न के मुताबिक मैं आपको क्या ही बताऊं कि कौन सा चैप्टर करें कौन सा ना करें। ये बात तो नजर आ रही है कि यार हर चैप्टर में से सवाल पूछ रहा है, और इसने अगर 17 में से 16 चैप्टर को टेस्ट किया है तो मैं आपको कैसे कह दूं कि यार चैप्टर 13 को ना करो, अगली बार उसमें से सवाल आने के चांसेस मुझे तो ज्यादा लग रहे हैं। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो इस चीज को बड़ी ध्यान से समझना है कि यार वो एग्जामिनर पेपर बना कैसे रहा है। अभी एक पिछली स्लाइड गुजरी, मैंने उसको डिस्कस नहीं किया, मैंने आगे कर दिया। वो कहते हैं कि सर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और एफसी होने वाले हैं, तो आप ये वाला सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं टेक्नोलॉजी का। यकीन करें आई कैप का जो पैटर्न है ना टेस्ट करने का, वो बड़ा डिफरेंट है। और एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला बंदा जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, मैं भी पढ़ाता रहा हूं, तो मुझे एग्जैक्टली आइडिया कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले का माइंडसेट क्या होता है। उस टाइप के माइंडसेट का टीचर जब आई कैप के पेपर को पढ़ाता है तो वो उसकी एग्जाम की टेक्निक और अप्रोच को नहीं पकड़ पाता। शायद वो आपको कॉन्सेप्ट और कंटेंट तो दे दे, मगर मुझे लगता है कि उसको एक टाइम लगता है, खास टाइम लगता है इस चीज को असेस करने में कि यार आई कैप पेपर किस तरह पूछ रहा है, आई कैप पेपर किस तरह पूछ रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब हमने 11 साल यहां पर पढ़ाया है, आई कैप में पढ़ाया है, उससे पहले जितने पढ़े हैं वो अलहदा है उसके, तो हम इस जोन में ही थे हमेशा। तो हमारे लिए आई कैप की टेस्टिंग के मिजाज को समझना और आपको पढ़ाना, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट एड ऑन एडवांटेज है जो शायद सिर्फ नॉलेज से एक स्टेप ऊपर है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर हम पेपर पास करवा पाए तो वही असल चीज है जो वैल्यू एडिशन है। जी सर, आई कैप के पेपर पैटर्न की बात हो रही थी और मैं एक दो चीजें आपके साथ और बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कस करना चाहता हूं। सर इस सब्जेक्ट की मिजाज को, इसकी जड़ को समझें तो ही आप ये पेपर पास कर सकेंगे। 3 तरह के लोग होते हैं, 3 तरह की अप्रोचेज होती हैं। मैं आपके सामने वो डिस्प्ले करता हूं ताकि आपको ये बात समझा सकूं कि मेरा मानना है ज्यादातर बच्चे जिस अप्रोच से इस सब्जेक्ट को तैयार कर रहे हैं उस अप्रोच से ये सब्जेक्ट पास नहीं होगा। आ जाए मेरे साथ। सब लोगों का ख्याल है और उन्हें लगता है कि ये रट्टे वाला सब्जेक्ट है तो क्रैम कर लेते हैं, क्रैम करेंगे, रट्टा लगाएंगे, पेपर पास हो जाएगा। आपको भी यही लगता है, सब लोग भी यही कह रहे हैं, बहुत से टीचर्स भी ये कह रहे हैं। मैं ये बात कहता हूं कि रट्टा लगाना अगला लेवल है। रट्टा तो आपको लगना ही नहीं है जब तक आपको बात की समझ नहीं आई होगी। तो बुनियादी तौर पे उससे नीचे एक चीज क्या है, अंडरस्टैंडिंग। आपकी सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फिर क्रैमिंग होनी चाहिए। आप लोग, मैक्सिमम लोग यहां तक पहुंचे हैं और ये सोच रहे हैं, और आप में से कोई भी स्टूडेंट जो ये 17 चैप्टर याद कर लेगा तो उसे लगेगा कि बस यही मेरा टारगेट था, मैं उस पॉइंट तक पहुंच गया हूं कि यस अब मैं ये कर लूंगा तो मैं पास होऊंगा। लेकिन सर मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको 17 चैप्टर याद हो गए, समझ आ गए और याद हो गए, तो भी आपके पास होने की कोई सर्टेनिटी नहीं है अनलेस आपके अंदर उसको अप्लाई करने की एबिलिटी ना पैदा हुई। असल में ये सब्जेक्ट जहां पर मात देगा और दे रहा है वो क्रैमिंग नहीं है सर, वो एप्लीकेशन है।
अच्छा, स्टूडेंट्स इस बात को रियलाइज नहीं कर रहे, इवन कुछ टीचर्स भी नहीं कर रहे, क्योंकि अभी हुई है एक अटेम्प्ट। हम तो पहले से इस पर वर्किंग कर रहे थे, और इससे पहले सीफैप जब मैंने सीए किया था तो सीफैप में एक सब्जेक्ट होता था आईटी का, आईटी मैक्स, हमने उसके साथ भी कनेक्टेड रहे और 4-5 अटेम्प्ट उसके साथ भी कनेक्टेड रहा हूँ मैं, तो मुझे थोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह ज़रा आइडिया बेहतर था। अच्छा, अब सीन ये है कि आप जब यहां पर रुक रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि यार जिस टाइम मेरा रट्टा हो जाएगा यस मैं पास हो जाऊंगा, तो मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं है। असल में जो इससे अगला लेवल है ना, जिस पर आप सोच ही नहीं रहे, यानी एक बच्चा सोच ही रहा है कि मैंने यहां पे चले जाना है मैक्सिमम, तो जो बच्चा ये सोच के बैठा हुआ कि यार मैंने 17 चैप्टर याद करने हैं, वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, 17 चैप्टर याद कर लेगा। यानी उसकी वो लेवल ही ये सोच रहा है कि एटमोस्ट ये हो सकता है, हालांकि ऐसा नहीं है। असल चीज है एप्लीकेशन एबिलिटी। क्या आपको अप्लाई करना आ रहा है या नहीं आ रहा? क्योंकि अगर आपको अप्लाई करना नहीं आ रहा और आपको रट्टा लगा हुआ है, तो मुझे लगता है कि आप ये पेपर नहीं पास कर पाएंगे। आपको लग रहा है कि मैं कोई मुश्किल बात कर रहा हूं या अजीब बात कर रहा हूं, या पहले दिन ही सर ने आके ये वाली बात कर दी। आज ना एक छोटी सी एक्टिविटी है हर बच्चे के लिए। आपने जो लेटेस्ट अटेम्प्ट का पेपर है, कितने बच्चों ने लेटेस्ट अटेम्प्ट का पेपर देखा हुआ है पूरा? शायद 10% बच्चे। आपने आज एक काम करना है मेरे कहने पर, पिछली अटेम्प्ट का पेपर पूरा उसको तसल्ली से बैठ के पढ़ना है। नहीं आता समझ ना आए कोई गल नहीं, एक बार आराम से बैठ के उसको पढ़ना है और सोचना यह है कि यार जो मैं सोच रहा हूं, जो मेरी अप्रोच है, क्या वो काफी है? या अगर मैं डेटाबेस के बारे में उसके मुख्तलिफ लेवल्स को रट्टा लगाई जा रहा हूं कि यार ये व्यू लेवल है और ये कॉन्सेप्चुअल लेवल है और ये इंटरनल या फिजिकल लेवल है, बस उसको रट्टा लगाई जा रहा हूं, तो क्या ये काफी है? क्योंकि आप तो ज्यादा से ज्यादा इतना ही सोच रहे हैं। एक बार देखना पड़ेगा आई कैप को कि आई कैप सवाल कैसे पिच कर रहा है उसके ऊपर। आप जो रिस्क याद करके बैठे हुए हैं कि ये फिजिकल रिस्क है और ये डिजिटल रिस्क है और ये एनवायरमेंटल रिस्क है और ये थर्ड पार्टी रिस्क है, क्या ये रिस्क याद करना, इसकी डेफिनेशन याद करना या इसको रट्टा लगाना काफी है? तो जब आप आईकेप के पेपर पे जाते हैं तो आपको पता चलता है कि वो तो आपको मुख्तलिफ सिनेरियोज दे के कह रहा है कि चेक बताओ इसमें रिस्क कौन सा है। तो यहां पर वो जो आपने 7 लाइनें याद की हुई वो कहां पे लगनी है सर? मुझे तो नहीं समझ आ रही। और अगर आपका टारगेट ये है कि मैंने वो 7 लाइनें याद कर लूं बस इंशाल्लाह मेरा पेपर पास हो जाएगा, तो सॉरी, वो 7 लाइनों से वो पेपर नहीं पास होना। वो पेपर पास होना है एप्लीकेशन एबिलिटी से। वो पेपर पास होना है जब आपको अप्लाई करना आएगा उसको। अच्छा सर, अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि सर एप्लीकेशन एबिलिटी कहां से पैदा होगी? एप्लीकेशन एबिलिटी पैदा होगी उस तरह के सवाल हल करने से। तो इसका मतलब है अब हम रट्टा ना लगाएं, अब वो वाले सवाल हल कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसका जवाब है भाई वो सवाल हल करने के लिए आपको रट्टा लगाना पड़ेगा। तो सर वही तो हम कर रहे हैं। नहीं, आप अगर उसको याद कर रहे हैं तो वो याद करना अल्टीमेट नहीं है, उसके बाद उसको अप्लाई करना असल चीज है। यार मेरा पॉइंट पिक कर रहे हो? कोई हाँ ना दे करो। मैं आपको जो चीज समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि यार आप जिसको अल्टीमेट समझ रहे हैं ना कि हाँ यार मैं याद कर लूंगा तो बस ऐसी की तैसी मैं पास हो जाऊंगा, नहीं। वो याद करने का मतलब है अभी आधा काम हुआ है, आधा काम रहता है अप्लाई करने वाला। और अनफॉर्चुनेटली हमारी जिस तरह की अंग्रेजियां हैं, हम लोगों को उसकी एप्लीकेशन एबिलिटी को डेवलप करने में मेहनत भी लगती है और टाइम भी लग जाता है, क्योंकि हमने
वो जो चीजें रट्टे लगाए वे वो वाले जुमले उसको अप्लाई करना होता है। वो सादा सा सवाल भी देता है तो ऊपर पूरा नक्शा खींच देता है, ये बंदा मिस्टर ए है, वो एबीसी लिमिटेड में काम करता है, उसका चीफ टेक्निकल ऑफिसर है, और उसने देखा कि कुछ रिस्क आ रहे हैं, आप बताइए फलां 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 रिस्क क्या होता है। जो सवाल वो आपको दे रहा होता है उसके बाद वो नीचे रिक्वायरमेंट देता है। रिक्वायरमेंट में दो तरह की चीजें होती हैं, एक तो सीधा सीधा फलां टाइप्स ऑफ रिस्क बताओ, और एक वो उसको सिनेरियो के साथ रिलेट कर रहा होता है। याद रखना, आपने जब भी जवाब देना है आपने उसे सिनेरियो के साथ रिलेट करके जवाब देना है। सर एक चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। वो आई के अपना एक जुमला कहता है हमेशा और मुझे वो बड़ा खूबसूरत लगता है, स्टूडेंट इन द एग्जाम्स टेंड टू राइट व्हाट दे नो रादर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड। सर सवाल देखें, उसकी रिक्वायरमेंट देखें, उसका जवाब दें। आप सवाल देखते हो और आप जज्बाती होते कि वो वाला चलो जी ऐसी दी तैसी, मैं तो अपना चाह पूरा करा ना, मुझे तो जो 11 लाइनें आती हैं मैं तो सारी लिखूंगा, अब उसको पसंद आए ना आए ये उसका काम। मैंने एक बच्चे को कहा कि यार तुमने ये लिखा है, ये जरूरत ही नहीं थी। कहता सर मेरा काम लिखना है, चेक करना उसका काम है। मैंने कहा भाई बेटे पास फेल करना भी फिर उसी का ही काम है, आपको लेटर आ जाएगा। सर पॉइंट समझने का ये है कि आप आराम से तसल्ली से, ये जितने सवाल आपको एग्जाम लेवल पे आते हैं, कोई भी हो, कोई भी पेपर हो, याद रखिएगा ये वाले सवाल प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम के साथ एक रिक्वायरमेंट लिखी होती है, आपको उस प्रॉब्लम का सलूशन देना है। मतलब मिसाल के तौर पे अगर वो प्रॉब्लम का सलूशन सफा नंबर 271 पे है तो उसका ये मतलब कतई नहीं कि सफा नंबर 271 छाप दो, प्रॉब्लम को समझो और उसका सलूशन दो। अनफॉर्चुनेटली 2-3 कामों ने ना हमारा दिमाग बंद कर दिया। पहला मसला सोशल मीडिया और इसकी जो हर वक्त की कॉन्टिन्यूस तकरार है रील्स की, और ये शॉर्ट कंटेंट जो होता है जो आप कॉन्टिन्यूसली देख रहे होते हैं, इससे ना आपका फोकस आउट हो जाता है। आप उतनी ज्यादा देर उस पर्टिकुलर चीज के बारे में सोच नहीं सकते, एक मसला। दूसरा मसला यह है कि आपके पास प्रैक्टिस करने के सवाल का सलूशन मौजूद है। आपने सवाल पढ़ा और आपने कहा हाँ सवाल तो अच्छा है, अब इसका जवाब देखते हैं। तो अपनी खोपड़ी कब लगानी थी, अपनी खोपड़ी कब लगानी थी, वो आपने नहीं लगाई। खुद सोचने की आदत डेवलप नहीं की और हमेशा सवाल किया तो ऐसे किया। हम लोगों ने मौक दिया तो भी, मुझे तो, मैं हमेशा कहता हूं मुझे तो ये आजकल के स्टूडेंट्स ना स्टूडेंट से ज्यादा तजिया कार लगते हैं। खुद ही मौक दे के सवाल सही बनाए मेरे सर ने, भाई हमने आपसे सवाल का फीडबैक थोड़ी पूछा हुआ है। लेकिन स्टूडेंट्स जनरली कोशिश ये करते हैं कि वो एक स्टेप आगे चलें। सर आराम से तसल्ली से आपने सवाल को पढ़ा, सवाल को समझा, सवाल अपने दिमाग को हिलाया, इसको मैंने क्या सोचना है, उसके बाद उसका कुछ लिखा। जब आप दिमाग पे जोर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार मैंने सोचना कैसे है, और जब आप पेन चलाएंगे तो पता चलेगा कि मैंने लिखना कैसे है, और फिर उसके बाद जब आप सोल्यूशन देखेंगे तो अपनी गलतियां आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन आप इस जोन में और इस मोड में आते ही नहीं है, और वन गुड डे आपके सामने पेपर आ जाता है, और जब वो पेपर आपके पास आता है तो उसका जवाब भी नहीं पीछे लिखा होता। तो पेपर तो आप शुरू में पढ़ के पहले 15 मिनट में तजिया कर लेते हैं, पेपर अच्छा बनाया है, लेकिन इसके बाद का जवाब नहीं होता वहां पे, जिसके बाद आपने उसके ऊपर मजीद एक्सपर्ट ओपिनियन देनी होती है। सर आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे हैं किधर किधर आ रही है। सर इस सब्जेक्ट को पकड़ने का तरीका ये है, मुझे मेरे अपने भी बहुत से बच्चे बैठे हुए हैं, कुछ दूसरे इंस्टीट्यूशंस के भी हैं, कुछ दूसरे टीचर के भी बच्चे हैं, और बहुत से देख भी रहे होंगे ऑनलाइन इस वीडियो को। मेरा मकसद सिर्फ एक है, जो बच्चा इस सब्जेक्ट को पास करना चाहता है, मेहनत करना चाहता है, मैं उसके साथ कोशिश करूं।
एट द एंड ऑफ द डे अगर आपका पेपर पास हो गया तो हम जीत गए, अगर आपका पेपर ना पास हुआ तो फर्क नहीं पड़ता किसने किया, किससे पढ़ा, किसने पढ़ाया, ये एट द एंड ऑफ द डे मैटर नहीं करता। और मैं हमेशा ये बात सोचता हूँ कि यार स्टूडेंट को ना उतना बेवकूफ होना चाहिए कि वो अपना काम निकाल ले, बस। समझ आ रही है? आप पढ़ना चाहते हैं, आप पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, जहां से मिल रहा है वहां से पढ़ लें, समझ लें, पेपर पास कर लें, आप किंग हैं। और अगर आप इसके अलावा ओवर एंड अबव चीजें सोचें जो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, उसको जाने दें सर। बिल्कुल फुल फोकस होकर अपना पढ़ें, कोशिश करें। अप्रोच ये है सर, अंडरस्टैंडिंग, क्रैमिंग और एप्लीकेशन। ये वाली लेयर आपके प्लान में ही मिसिंग है। जिसके नक्शे में ही गलती हो उसकी इमारत खड़ी होने में क्या होगा? एक तो जो नक्शा होता है इमारत बनाने में, उसमें गैप आ जाता है। तो जिसका नक्शा ही गलत होगा तो उसकी इमारत में तो उससे भी ज्यादा गैप होगा। यही एग्जांपल कंट्रोल डिजाइन में भी देते हैं, लेकिन वो इंशाल्लाह फिर कभी से, वो जब चैप्टर वो वाले करेंगे तब कराऊंगा। सर जी, क्या यहाँ तक आप क्या मेरे साथ चल पाए और मेरी जो फिलॉसफी है उसके साथ एग्री करते हैं? यस और नो? एक टास्क मैंने आपको कही, ये जो भी मैंने आपसे अभी तक बात की है, आपने एक बार घर जाके क्या करना है? मैंने अपनी किताब में पास्ट पेपर डाला हुआ है आखिर में, नहीं तो कोई मसला नहीं है। आई कैप की वेबसाइट पे जाएं, पास्ट पेपर डाउनलोड करें। आज का टास्क आपका सबसे पहला ये है, यार आपको पता चले आप जो सोच के पढ़ रहे हैं क्या वैसा पेपर भी आ रहा है? यकीन माने नहीं आ रहा यार। उस दिन आपने एकदम शौक हो जाना कि यार मैं ना हो की गई है। यानी कितनी अजीब बात है कि अगर इससे पिछले अटेम्प्ट में यही सिनेरियो होता तो मुझे अफसोस इसलिए ना होता कि यार हमें पता ही नहीं पेपर कैसा आना है, एक मॉडल पेपर उसने दे दिया। लेकिन अब तो पिछली अटेम्प्ट का पेपर है, और अगर आप आज भी हवा में ही हैं और बस उसी तरह ही पढ़ेंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा, तो ये परेशानी वाली बात है। सर ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका टास्क आज का पहला क्या है? तसल्ली के साथ पूरा पेपर पढ़ना है। कोई ना कोई चैप्टर आपने आज तक जरूर पढ़ा होगा, जो चैप्टर भी पढ़ा हुआ है उससे रिलेटेड सवाल होगा, उसको एक बार देखकर ये सोचें कि यार क्या मैं रट्टा लगा के इस सवाल को अटेम्प्ट कर सकता हूं? ये सवाल आपने अपने आप से सोचना। और अगर आप नहीं कर सकते तो फिर ये सोचना कि सर जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। सर जी, मैंने जो बेसिक बात थी आज की, वो जहां से मैंने शुरू करना था मैंने बेस बना दी है। इंशाल्लाह अब हम आगे शुरू कर रहे होंगे, ज़बरदस्ती नहीं करनी। मैं आपको बताऊं, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, और मैं खुद इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एक मजबूरी ऐसी थी कि मुझे ये एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रहना पड़ा दोस्त के साथ। अच्छा, वो दोस्त खुद चला गया, उसने अपना रूम की मुझे दी और उसने कहा कि इधर तू पढ़ ले। मेरे 15 दिनों बाद पेपर थे और मेरा फुल पढ़ाई मोड जो है ना वो ऑन था। तो मैं, सर्दियों के दिन थे तो अक्सर ऐसा होता था कि मैंने रोज़ा भी रखा होता था, तो मैं बस जाता वहाँ पे पढ़ता। तो वहाँ पर ना एक दो टॉपर्स थे, तो उनके साथ मेरी सलामता हुई। तो मैंने उसको कहा कि यार ये किताब है, मैं याद कर रहा होता था ऐसे। उसने कहा यार आप क्या कर रहे हो? मैं कहा यार मैं याद कर रहा हूँ। कहते ऐसे कैसे याद हो सकता है? उसने ना अपनी किताब निकाली, कहते यार ये वाली सारी किताबें हम पढ़ते हैं, ये याद रह सकती हैं बंदे को? उसकी तो किताबों का हम तो वैसे एक्स डालते हैं ना कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लोग भी फुल उठा देते हैं, लेकिन रियलिटी तो ये है कि भाई उनकी किताबें हमसे ज्यादा थी और उनकी टर्मिनोलॉजीज बड़ी बड़ी मुश्किल होती हैं। वो कहते हैं ऐसे नहीं होता। यानी अगर मैं एक बॉडी को देखूंगा और उसकी मैं मिसाल के तौर पे रेस्पिरेशन देख रहा हूँ या कार्डिक कुछ देख रहा हूँ, तो मैं उसकी वो चीज़ जब खुद देखूंगा, ऑब्जर्व करूंगा, तो मुझे वो कभी नहीं भूलेगा। लेकिन अगर मैं वो नहीं कर रहा और सिर्फ रटाई लगाई जा रहा हूँ, वो तो नहीं रुकेगा ना दिमाग में। तो उसने मुझे बोला कि यार आप चीज़ को समझते हैं तो वो याद रहती है, नहीं समझते तो नहीं। वो उसकी बात वाकई
उसके बाद मेरे पे बड़ा इम्पैक्ट आया कि यार असल चीज़ ये है कि हम बगैर समझे जोर लगाते हैं ना कि यार हमें ये याद रहे, तो वो शायद चंद लम्हे ही याद रहेगी। मैं कह रहा हूँ कि वो सब्जेक्ट बदलेंगे, सफ़े बदलेंगे, 2-3 दिन गुजरेंगे, वो उड़ जाएगा सर। तो बस इस चीज़ को ज़हन में रखना है। और क्या चीज़ थी हमारी, बस इसमें यही थी, ये सारी बातें हैं। मैं चैप्टर नंबर 1 की तरफ जा रहा हूँ। जी सर।